अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानब। सबसे पहले तो बात करेंगे, सीपी ने एक नई अनाउंसमेंट किया 500 यूरो अमदाद की। ये किन के लिए है और किस तरह आप अप्लाई कर सकते हैं, ले सकते हैं, इस पर बात करेंगे। इसका लिंक भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। उसके बाद इंग्लैंड इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए एक अच्छी खबर है, इस पर बात करेंगे। और EU कार्ड पर काम, सहूलतें और मौके कौन कौन से हैं, इस पर डिटेल के साथ बात करूंगा, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों को इस पर कन्फ्यूजन है, ख़ास तौर पे टैक्सेशन को लेके। इस पे बात करेंगे। और यूरोपीय यूनियन का नया वीज़ा सिस्टम जो लॉन्च होने जा रहा है, इस पे बात करेंगे कि नया जो यूरोपीय यूनियन का शेंजन वीज़ा होगा उसका क्या तरीक़ाकार होगा और ये किस तरह लॉन्च किया गया है, इस पे बात करेंगे तफसीली वीडियो के आखिर में। सबसे पहले तो बात करते हैं सीपी की 500 यूरो की अमदाद की। दोस्तों, जैसा कि अमूमन तौर पे अजूदा की अनाउंसमेंट होती है, आप लोगों के साथ मैं इसकी न्यूज़ भी शेयर कर देता हूँ, इसका लिंक भी शेयर कर देता हूँ। आपको मज़ीद डिटेल जो चाहिए होती है वो नीचे लिंक जो होता है वहाँ पे आप क्लिक करके उसको डिटेल के साथ रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। क्योंकि अगर मैं एक ही न्यूज़ को मुकम्मल पढ़ूंगा तो ये जो 10 मिनट की वीडियो होती है जिसमें मैंने 4 न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करना होती हैं, वो एक न्यूज़ पे ही ख़त्म हो जाए टाइम। तो इस वजह से मैं डिटेल की ख़ास चीज़ जो है वो आपको बता देता हूँ, लेकिन जो डिटेल होती है वो आपने ख़ुद उसको क्लिक करके रीड करना होती है, या उसको कॉपी पेस्ट करके ट्रांसलेट भी कर सकते हैं इंग्लिश में। तो आज जो मैं आप लोगों के साथ न्यूज़ शेयर करूंगा वो है सीपी की तरफ से। सीपी ने अनाउंस किया कि 500 यूरो हर महीने, ये जिन लोगों की उम्र 45 साल से ज़्यादा है और वो जॉब नहीं करते और बेरोज़गार हैं और काफ़ी अरसे से बेरोज़गार हैं, जिसके बाद उनकी पारो ख़त्म हो चुकी है, उसके साथ साथ उनका जो अजूदा है वो ख़त्म हो चुकी है, उनके लिए ये अनाउंसमेंट की गई है कि 500 यूरो वो अमदाद अप्लाई कर सकते हैं और ले सकते हैं। यहाँ पे ये बताता चलूँ कि ये उन लोगों के लिए है जिनकी फैमिली नहीं है, जिन पे फैमिली डिपेंड करती है, उसके उनके और प्रोग्राम है। तो दोस्तों, सबसे जो बेहतरीन तरीका होता है वो ये होता है कि आप सीपी का डायरेक्ट सीता लें और वहाँ पे जाके उनके थ्रू अप्लाई करें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कमेंट करते हैं कि हमने ये अमदाद अप्लाई की है ऑनलाइन, लेकिन हमें उसका कोई रिज़ल्ट नहीं आया। जो लोग ऑनलाइन अप्लाई करते हैं उनको थोड़ा सा वेट ज़्यादा या डबल करना पड़ता है उन लोगों की निस्बत जो कि खुद जाके वहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो ये उनका तरीक़ाकार है, उसकी क्या वजह है ये वही बेहतर बता सकते हैं, लेकिन ये हकीकत है, क्योंकि प्रैक्टिकली ये देखा गया कि जो लोग वहाँ पे जाके ऑफिस में कोई भी काम करते हैं सीटा लेने के बाद, वो उनका टाइम पीरियड कुछ और लगता है, लेकिन वो लोग जो ऑनलाइन अप्लाई करते हैं उनका टाइम पीरियड उनसे कुछ ज़्यादा लगता है। इस वजह से ये कोशिश किया करें कि आप वहाँ पे जाके ख़ुद अप्लाई करें। अब यहाँ तक बात है इस अमदाद की, तो ये अमदाद लाजमी तौर पे मिलेगी और इसकी अनाउंसमेंट भी हो चुकी है। और इस अमदाद को लेके आप जो है नेक्स्ट अपने लेवल से आगे जो मज़ीद डिटेल है वो भी हासिल कर सकते हैं। नीचे जो लिंक दिया मैंने उससे आप उस लिंक को क्लिक करें और उसको रीड करें। इसके बाद हम बात करेंगे इंग्लैंड इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए जो अच्छी खबर है उसके बारे में। जैसे कि आपको मालूम है कि जब से कंजर्वेटिव पार्टी की हुकूमत आई है, उन्होंने ब्रेक्सिट करवाया, उसके बाद जो इमिग्रेंट हैं उनके गिर्द काफ़ी ज़्यादा शिकंजा जो है वो कसा है उन्होंने, और काफ़ी ज़्यादा उन्होंने उनके ख़िलाफ़ नई नई हिकमत अमली अपनाई हैं और काफ़ी ज़्यादा उस पर नए नए प्रोग्राम लेके आए हैं। इन तमाम प्रोग्राम में मैं ख़ास आप तो को बताता चलूँ कि रवेंडा जो प्रोग्राम है, यानी कि इलीगल इमिग्रेंट को दूसरे अफ्रीकन ममालिक में भेजना और वहाँ पर उनकी इंक्वायरीज़ होना और वहाँ पर उनके केस चलना, अगर उनका केस पास होता है तो उनको वापस UK लेके आना, वरना उनको वहीं से डिपोर्ट करना। एक तो ये प्रोग्राम शामिल है। उसके बाद आपको मालूम है कि इन्होंने जो इमिग्रेंट्स को सहूलतें मिलती हैं उसमें काफ़ी कमी करने का ऐलान किया है, उनको जो पेमेंट मिलती है उसमें कमी करने का ऐलान किया है। इसके साथ साथ उन्होंने एक बड़े शिप में होटल नुमा एक प्रिजन सेंटर बनाया जहाँ पे इमिग्रेंट्स को रखा जाएगा पानी के अंदर, ताकि वो वहाँ से बाहर ना निकल सकें। ये भी इसी हुकूमत की हिकमत अमली है। इन तमाम चीज़ों को लेकर अब नई अपडेट ये है कि जो इंटरनेशनल अदारे हैं और ख़ास तौर पे जिस अदारे पे सबसे ज़्यादा नज़र रखी हुई थी इमिग्रेंट्स ने और बाकी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने, उनका फ़ैसला सामने आया। वो काफ़ी अरसे से इस पर इंक्वायरी कर रहे थे और काफ़ी ज़्यादा वो मालूमात इकट्ठी कर रहे थे जो कि उन्होंने इकट्ठी की हैं। अब जो UNO रिफ्यूजी एजेंसी के जो सरबराह है उन्होंने एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इसका लिंक मैं आपको नीचे लिंक नंबर 2 दे दूंगा, आप इसको ख़ुद भी रीड कर सकेंगे, इंग्लिश में है।
उन्होंने वहाँ पे कहा है कि ये टोटली यूके की ये जो नई पॉलिसीज़ हैं, जो नई हिकमत अमली अपना रहा है इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट, ये टोटली इल्लीगल है। इस पे कोई भी किसी तरह का भी समझौता नहीं किया जा सकता, क्योंकि इमिग्रेंट्स को इस तरह की ट्रीटमेंट की बिल्कुल भी यूके की तरफ से हम तवक्को नहीं करते थे। उनका ये कहना था कि यूके की ये जो नई हिकमत अमली है, जिसमें रवांडा भेजना, इमिग्रेंट्स को अपील के हक़ ना देना, उसके साथ साथ उनके फ़ंड्स को रोकना, उनकी ज़िंदगियों को जो पहले ही मुश्किलात से आते हैं उनकी ज़िंदगियों को मज़ीद अजीरन बनाना, ये बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है। ये इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ के अगेंस्ट है। ये वाज़ेह किया है यूएनओ ने, यानी कि अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ैली रिफ्यूजी एजेंसी ने, और उन्होंने कहा कि हम इस पे काफ़ी बड़े पैमाने पे एहतजाज कर रहे हैं, और हो सका तो आने वाले वक्त में लीगल जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी एक्टिव करेंगे और यूके के अगेंस्ट इस पे जवाब तलबी होगी। अब यूके की हुकूमत में इस पर क्या असर होता है ये आने वाले वक्त में बताएगा, लेकिन ये एक बड़ी जो है वो कामयाबी है इमिग्रेंट्स के लिए, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, क्योंकि यूएनओ का ये जो अदारा है ये इंटरनेशनल लेवल पे इमिग्रेंट्स की तमाम हकूक़ को और रेफ्यूजीज़ के तमाम हकूक़ को वाच करता है, और मुख्तलिफ ममालिक पे अगर वो ज़्यादती करते हैं इनके साथ तो उन पर पाबंदियाँ लगाता है और उनको जवाब तलबी के लिए तलब करता है। आने वाले वक्त में हो सकता है कि यूएनओ की रिफ्यूजी एजेंसी की तरफ से ये स्टेटमेंट आने के बाद और इतनी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद यूके के इमिग्रेंट्स के लिए कुछ आसानी हो और हुकूमत आने वाले वक्त में कुछ करने से पहले इसके बारे में सोचे। अब बात करते हैं ईयू कार्ड पे काम की सहूलतें, मौक़े। तो यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा मैं आपको डिटेल बताऊंगा ताकि आपको सही तौर पे समझ आए। जब हमारे पास टेम्परेरी रेजिडेंसी होती है तो वो जब हमें मिलती है तो उसका तमाम कंट्रोल जो होता है वो प्रोविंस के पास होता है, वो प्रोविंस उसको कंट्रोल करती है। बिलाशुबा इसका अंदराज पूरे स्पेन में नेशनल लेवल पे मैड्रिड में इनके जो सेंट्रल है वहाँ पे तो होता ही है, लेकिन जो कंट्रोल है, टैक्सेशन, ये तमाम चीज़ें उसको रिन्यू करना, वो सारी चीज़ें जो हैं वो प्रोविंस लेवल पे होती हैं। लेकिन जैसे हमें परमानेंट रेजिडेंसी मिलती है तो इसका तमाम कंट्रोल सेंट्रल के पास चला जाता है, मैड्रिड के पास चला जाता है। इसी वजह से मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दूंगा कि आपकी जब रेजिडेंसी परमानेंट पहली जब आपको टेम्परेरी कार्ड ख़त्म होने के बाद मिलना होती है तो आपको मैड्रिड से एक लेटर भी आता है कि अब आप परमानेंट रेजिडेंसी लें, और उसके बाद जो आपकी परमानेंट रेजिडेंसी जब भी ख़त्म होती है तो आपको मैड्रिड से लेटर आता है कि आपकी परमानेंट रेजिडेंसी ख़त्म हो रही है, आप इसको रिन्यू करवाएं, नहीं लें। तो यहाँ पे मैं बात करने का मेन मकसद है कि जब आपको ईयू कार्ड मिल जाता है तो इसका अंदराज ब्रसल्स में हो जाता है। इसकी यही वजह है कि आपका परमानेंट रेजिडेंसी लेके आपको ईयू कार्ड इशू किया जाता है। उसमें क्यों किया जाता है, वरना हुकूमत आपको कह सकती है कि यही आपका ईयू कार्ड है, क्योंकि उसके कोड, उसकी तमाम नंबरिंग, उसके अंदर जो ख़ास पासवर्ड होते हैं, जो उसकी आईडी होती है, वो यूएनओ के जो यूरोपीय यूनियन है उसके अंडर कर दी जाती है, यानी कि उसका तमाम जो अदाद शुमार है वो आपका ब्रसल्स में रिकॉर्ड होता है। अब अगर आप किसी भी शेंजन स्टेट में जाके काम करते हैं तो आप ब्रसल्स के ज़रिए उनको मालूम है कि ये बंदा बेसिकली कहाँ से आया है और कैसे इसने यहाँ पे आके वर्क परमिट लिया है और तमाम चीज़ें, वो टैक्स पे कर रहा है। इसका तमाम जो तरीक़ाकार है वो इन तमाम ममालिक के दरमियान इंटरलिंक है। इसकी आपको पारो भी मिलती है, इसकी आपको अयूदा भी मिलती है, इसकी आपको पेंशन भी कल को मिलेगी। आपने 10 ममालिक में भी काम किया होगा, 10 ममालिक की पेंशन आप एक मुल्क में भी ले सकते हैं, अलग-अलग मुल्कों में भी ले सकते हैं। ये इसका रूल है, रेगुलेशन। जहाँ तक मौक़ों की बात है कि ईयू कार्ड पे सबसे बड़ा मौका ये है कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल ईयू कार्ड पे जर्मनी में जा काम करते हैं, जर्मनी में जहाँ काम करते हुए आपको फॉर एग्ज़ाम्पल 6 साल हो गए हैं। अब ये आप पे है कि आपने जर्मन लैंग्वेज सीखी है या नहीं सीखी, उनकी रिक्वायरमेंट अगर आप पूरी करते हैं तो आप जर्मनी की नेशनलिटी ले लें, स्पेन की नेशनलिटी आके ना अप्लाई करें। इसी तरह स्वीडन की है, स्वीडन के आप 7 साल पूरे करते हैं तो वहाँ की नेशनलिटी ले लें। तो इस तरह से आप इससे ईयू कार्ड से ये फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने जिस बेस कंट्री से आप मूव हुए हैं वहीं की आके नेशनलिटी अप्लाई करनी है, वहाँ भी आप ये नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ तक बात है टैक्सेशन की, वो बिल्कुल राइट है। आपका कुछ पार्ट जो टैक्सेशन का ईयू कार्ड पे, जब तक आप ईयू कार्ड पे काम करते हैं आपकी बेस कंट्री में उसका टैक्स आता है। इसकी बड़ी एग्जांपल ये है, अगर आप ईयू कार्ड पे वापस स्पेन में आके पारो लेना चाहते हैं, यूदा लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं।
अब हम बात करते हैं यूरोपीय यूनियन के नए वीज़ा सिस्टम के बारे में। नया वीज़ा सिस्टम दोस्तों शुरू कर दिया गया है, लेकिन ये अभी तमाम ममालिक के लिए लॉन्च नहीं किया गया। ये जो शेंजन वीज़ा सिस्टम है, इसमें इन्होंने ये करना है कि जिस तरह से इस वक्त अमेरिका और कनाडा कर रहा है कि एक इन्होंने सेंट्रल वेबसाइट बनानी है, वहाँ पे आपने एप्लीकेशन सबमिट करनी है और सेंट्रल लेवल पे आपकी एप्लीकेशन को चेक किया जाएगा। अब ये एम्बेसियों के ऊपर आपका बोझ जो है वो इन्होंने कम कर देना है। वहाँ से आपका वीज़ा अप्रूव होगा और आपके मुल्क के मुतल्लिका एम्बेसी को आपकी एप्लीकेशन भेज दी जाएगी और वहाँ से आपका वीज़ा लगेगा। इस पर मैंने पहले भी डिटेल के साथ बात की थी, लेकिन आज आपको मेन बताने का मकसद ये है कि ये कुछ ममालिक के लिए इन्होंने शुरू कर दिया है, ख़ास तौर पे अफ्रीकन ममालिक के लिए, चंद एशियन ममालिक के लिए। जैसे इसकी नई डिटेल आती जाएगी वो भी आप लोग को बताता जाऊंगा। बहरहाल इन्होंने नया शेंजन वीज़ा सिस्टम जो सेंट्रल बेस है वो स्टार्ट कर दिया है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।